हेलो थ्री एन फैमिली। तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के डाउट क्लियर हो चुके होंगे। आप सब लोग पूछ रहे हैं कि मुझे BDTH रिवर्थ कहाँ मिलेगी, तो आप गूगल में सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगी और क्रोम का यूज करके आप उसे रीड कर सकते हैं। फिर काफ़ी सारे क्वेश्चंस थे कि एनिमे टाइम नोवेल कौन सी एक्सप्लेन कर रहे हैं, तो ब्रो मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, काफ़ी अच्छी स्टोरी लाइन है वो भी, और वो BDTH फ्लेम एम्परर को एक्सप्लेन कर रहे हैं मेरे ख्याल से। मैं खुद उनके वीडियोस देखना स्टार्ट कर चुका हूँ क्योंकि मुझे खुद वो स्टोरी लाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी है। और आप लोगों की तरफ से मैं उनसे यही कहूँगा कि वीडियोस की लेंथ थोड़ी बड़ी होनी चाहिए, चैप्टर थोड़ा ज़्यादा एक्सप्लेन करने चाहिए और सस्पेंस पे बिल्कुल भी मत छोड़ना चाहिए। बड़ा बुरा लगता है, हालांकि मैं खुद सस्पेंस पे छोड़ के चला जाता हूँ, बट एज अ व्यूअर मुझे भी बुरा लगता है जब कोई सस्पेंस पे छोड़ जाए। खैर, आप लोग के डबल प्रॉफिट है, आप दोनों तरफ से नॉवेल्स को सुन सकते हैं, चाहे कोई भी फर्स्ट हो कोई भी सेकंड हो। इस बात से आप लोग को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसकी टेंशन आप मुझ पे और उन पे छोड़ दीजिए। तो चलिए चलते हैं और नॉवेल को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे जियोयान जुआन किंग और हेयान को देख रहा था। हेयान नीले डिवोरिंग फ्लेम है जो कि जियोयान के साथ यहाँ पे आई हुई है, क्योंकि हेयान काफ़ी ज़्यादा घायल हो चुका था। जियोयान ये देखकर काफ़ी ज़्यादा चौंक गया था कि हेयान ने, सॉरी मैं इसे नीले डिवोरिंग फ्लेम ही कहता हूँ ताकि हमें अच्छे से समझ में आए। जियान काफ़ी ज़्यादा शौक था कि नीले डिवोरिंग फ्लेम ने एक डूडी के हमले को रोकने की कोशिश की थी और इसमें वो सक्सेसफुल भी हुआ था। नीले डिवोरिंग फ्लेम जो कि अब तक 9 स्टार डूसेंग लेवल की पावर पर थी और उसने एक डूडी लेवल के वॉरियर के अटैक को तो रोका था, लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा हैवी तरीके से इंजर्ड हो चुकी थी और इस बात पे किसी को विश्वास भी नहीं हो रहा था, लेकिन ये सच्चाई थी। यहाँ पे कोई भी कह सकता था कि जोयान उस टाइम पे उस अटैक के लिए बिल्कुल भी रेडी नहीं था। साथ ही साथ जियान ने दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट किया था, जिसके कारण ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट ने भी उसे उस तरफ पे जाते हुए देखा था। जियान ने दूसरी जगह पे टेलीपोर्ट भी इसीलिए किया था ताकि वो ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर सके। उस टाइम पे नीली डिवोरिंग फ्लेम को एक अच्छा चांस भी मिल सके और वो लोग इसमें सफल भी हुए थे, क्योंकि जैसे ही जियान टेलीपोर्ट करता है ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट सीधा ही जियोयान का पीछा करता है और उसी टाइम पे नीले डिवोरिंग फ्लेम ने उसके आसपास के एरिया को तुरंत ही सील कर दिया था। और हम ये कह सकते थे कि नीले डिवोरिंग फ्लेम के कारण ही था कि ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट का जो हमला था वो काफ़ी ज़्यादा वीक हो गया था और इसका झटका उसे भी काफ़ी ज़्यादा लगा हुआ था। दरअसल ये सब बातें कुछ ऐसी थी जिसके लिए जियोयान और नीले डिवोरिंग फ्लेम ने पहले ही बात कर ली थी। नीले डिवोरिंग फ्लेम ने जियोयान से कहा था कि मैं तुम्हारी इस अटैक को रोकने में हेल्प करूंगी, लेकिन ऐसा इसलिए था क्योंकि वो चाहती थी कि जियोयान हेल्प करे उसका डूडी लेवल पे ब्रेक थ्रू के लिए। हालांकि जियोयान अगर अकेले इस अटैक को रोकने की कोशिश करता तो ये उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था, चाहे वो अपने सभी ट्रम्प कार्ड ही क्यों ना शो कर देता। साथ ही साथ जुआन अभी उस जेट की बोतल को भी पकड़े हुए था जिसमें युआन किंग की सोल थी। युआन किंग यहाँ पे इंतजार कर रहा था कि कैसे ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट उसके पास आए और वो अपनी सोल को डिस्ट्रॉय करके उसे यहाँ से मार डाले। हालांकि इसमें जोयान की भी जान जा सकती थी, लेकिन वो यही सोच रहा था कि जोयान इस चीज के कारण यहाँ पे पॉपुलर हो जाएगा। जोयान यहाँ पे बस यही सोच रहा था कि कभी भी कोई एलाइड डूडी अगर अटैक करता है तो हे आनिया की नीले डिवोरिंग फ्लेम की जगह यहाँ पे कोई और होता तो वो वहाँ से भाग गया होता, लेकिन इसने तो उस अटैक को ज़बरदस्ती झेला भी था। लेकिन उसकी हालत इस टाइम पे सच में काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी। भले ही नीले डिवोरिंग फ्लेम काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो और वो कुछ भी स्वेलो कर सकती हो, लेकिन ये अटैक उसकी स्ट्रेंथ से काफ़ी ज़्यादा था, इसीलिए जियान भी अब तक उसकी काफ़ी ज़्यादा तारीफ कर चुका था। जियान ने नीले डिवोरिंग फ्लेम के चोटों को ठीक करने के लिए एक मेडिसिनल पिल को खा लिया था। ये तो काफ़ी अच्छी चीज़ थी कि नीले डिवोरिंग फ्लेम की जो स्पिरिचुअल पावर थी वो डी स्टेट पे आगे बढ़ चुकी थी और इसके अलावा उसके शरीर पे लगी चोटें जियान ने पहले ही काफ़ी हद तक रिकवर कर दी थी। अब जो वो कर सकता था वो सिर्फ ये था कि चुपचाप नीले डिवोरिंग फ्लेम के ठीक होने का इंतजार। जिसने भी पिछले वीडियोस देखे होंगे हमारी पिछली नोवेल के BDTH के, उन सभी को पता है कि नीले डिवोरिंग फ्लेम पहुंच चुकी थी डी स्टेट पे और उसी के बाद की ये पूरी कहानी है जहाँ पे हमें फिर से वही पूरे कैरेक्टर्स दिखाए जा रहे हैं। लो गाइस, रिचार्ज खत्म हो गया, कोई ना, वीडियो तो टाइम पे आएगा, मैं रिचार्ज करवा लूँगा। जो यान यहाँ पे नीले डिवोरिंग फ्लेम के ठीक होने का इंतजार कर रहा था। जो यान भी वहाँ पे आंख बंद करके अपनी मेडिटेशन की स्थिति में बैठ जाता है और तुरंत ही अपने दिमाग से स्पिरिचुअल पावर और अपने सोल का एक क्लस्टर निकाल कर जेट की बोतल जिसमें कि युआन किंग की सोल थी उसके अंदर एंटर करा देता है। वो स्पिरिचुअल पावर तुरंत ही एक रिंग में कन्वर्ट हो जाती है जो कि युआन किंग की जेट की बोतल के चारों तरफ घूमने लगती है। यहाँ पे जियोयान भी अपनी मेडिटेशन में आंखों को बंद करके बैठा हुआ था।
उसने जेट की बोतल की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखा, बल्कि उसने अपना फ्लेम मंत्र एक्टिवेट कर लिया था और अपनी ट्रेनिंग पीरियड पे एंटर हो चुका था। यहाँ जियो यान जो कि अपने कल्टीवेशन में था, वहाँ पे युआन किंग का सोल जो कई बार सिकुड़ रहा था और फिर से बढ़ रहा था और उस समय जेट की बोतल के अंदर काफी ज्यादा कांप भी रहा था। थोड़ी ही देर बाद युआन किंग उस जेट की बोतल से अपनी आंखें खोलकर जोयान की तरफ देखता है और उसी के बाद अचानक जोयान की भी आंखें खुलती है, जिससे कि एक लाइट निकलती है जो कि युआन किंग की जांच कर रही होती है। उस समय युआन किंग जैसे ही जोयान की एनर्जी लाइट के टच में आता है तो उसे ऐसा फील होता है कि जैसे ये किसी एशियन ड्रैगन के तरह हो, क्योंकि उसे जोयान की इस एनर्जी से काफी ज्यादा प्रेशर फील हो रहा था। उसे लग रहा था कि कहीं इस प्रेशर में उसका दम ना घुटने लगे। अचानक ही उसका चेहरा पूरी तरीके से पीला होने लगता है और वो पूरी तरीके से सदमे में भर जाता है। यहाँ पे ओल्ड फ्लेम घोस्ट भी काफी ज्यादा डरा हुआ जोयान को देख रहा था। साथ ही साथ वो काफी ज्यादा थक भी गया था। वो जानता था कि जोयान ने उस पर जो अटैक किए थे वो सिर्फ टेस्ट अटैक थे। यहाँ युआन किंग जेट की बोतल से एक बार फिर जोयान को देखता है और उसके दिमाग में काफी सारे थॉट चल भी रहे होते हैं। उसे जोयान को देख के ऐसा लग रहा था कि जोयान यंग जनरेशन का कोई पावरफुल वॉरियर है जो कि किसी हिडन सेक्ट से अभी अभी अपनी ट्रेनिंग के लिए बाहर निकला है। उसने अंदाजा लगाया था कि जोयान का जो फाउंडेशन है वो काफी ज्यादा अब नॉर्मल है और इसीलिए जोयान के पीछे किसी मिस्टीरियस सेक्ट को होना चाहिए। इन सब को जोड़ने के बाद वो यही सोच रहा था कि जोयान काफी ज्यादा पावरफुल एल्डर बन सकता है जो कि पूरे डुइकी महाद्वीप को हिला सकता है। हो सकता है कि जोयान उस लेवल तक ना भी पहुंचे, लेकिन वो फिर भी काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल एल्डर बन ही सकता है जिसका नाम पूरे महाद्वीप में होगा। हालांकि अभी हमें वो बताया नहीं गया है कि कौन सा लेवल है। युआन किंग फिर जोयान के साथ अच्छे रिलेशंस रखना चाहता था क्योंकि वो जानता था कि फ्यूचर में जोयान उसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होगा और हो सकता है कि जोयान उसकी पावर को बढ़ाने में भी उसकी हेल्प कर सके। युआन किंग के लिए ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा था कि जोयान की उससे दुश्मनी नहीं थी। साथ ही साथ जोयान ने तो उसकी जान बचाई थी और इसीलिए थोड़ी देर तक सोचने के बाद युआन किंग धीरे से उस जेट की बोतल से अपने आप को बाहर निकालता है। वो काफ़ी ज़्यादा एल्यूजनरी फिगर में लग रहा था और जियान के बगल में जाकर खड़ा हो जाता है क्योंकि जियान अभी भी मेडिटेशन में था। यहाँ पे जियान ने भी अपनी कल्टीवेशन से डुइकुई को फिर से काफ़ी हद तक रिकवर कर लिया था क्योंकि जियान ने अभी अभी ब्रेक थ्रू किया था जिसके कारण डुइकुई की साइज भी बढ़ गई थी और फाइट के कारण जियान ने थोड़ी सी डुइकुई यूज भी कर ली थी। थोड़ी ही देर बाद जियान अपनी आंखों को खोलता है और उसकी आंखों के खुलते ही जियान की आंख से अचानक से फ्लेम्स निकलती हैं जो कि स्पेस में जाके गायब हो जाती हैं। यहाँ पे युआन किंग भी जोयान को देखकर स्माइल कर देता है। ये देखकर वो तुरंत ही जोयान के सामने आगे बढ़कर उसे हाथ जोड़कर ग्रीट करता है और कहता है, मेरे जीवन को बचाने के लिए यंग फ्रेंड जोयान ओल्ड, मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर मैंने आपको कुछ भी ऐसा कह दिया हो जिससे आपको बुरा लगा हो तो मैं आशा करता हूँ कि आप उसे दिल में नहीं लेंगे। हालांकि जुआन कुछ कह पाता कि उससे पहले ही युआन किंग कहता है कि मेरे पास एक डू स्किल है जिसे काफ़ी अच्छा माना जा सकता है और ये ऐसी डू स्किल है जिसके लिए मैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर भी हूँ और मैं बिना हिचकिचाहट के ये कह सकता हूँ कि पूरे कॉन्टिनेंट में कुछ को छोड़ दिया जाए तो इसके जैसे कोई डू स्किल नहीं होगा। मुझे भरोसा है कि जियोयान आप मेरे इस ईगो के लिए मुझ पे नाराज नहीं होंगे। अगर दोस्त जियोयान के लिए ये डू कौशल या डू स्किल पर्याप्त नहीं है तो मैं यहाँ से आपके सामने शपथ लेता हूँ कि मैं इससे भी अच्छी डू स्किल को ढूंढूंगा जो कि आपके लिए सबसे बेस्ट होगी। क्या मैं जान सकता हूँ कि मिस्टर जियोयान मेरी माफ़ी से संतुष्ट हैं? और वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड करते हुए जियोयान को 9 ट्रांसफॉर्मेशन बॉडी फार्मूला दे देता है। वो जियोयान को ये फार्मूला देते हुए काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और अलर्ट दिखाई दे रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि कहीं जियोयान नाराज होकर उसे मार ना डाले। हालांकि जियोयान भी उसकी चापलूसी को फील कर सकता था, इसीलिए जियोयान उस फार्मूला को लेकर सिर हिला देता है क्योंकि उसने गलतियों की माफ़ी मांग ली थी और साथ ही साथ जियोयान को पता था कि इसके पास किसी पावरफुल क्लेन का सपोर्ट जरूर होगा जो कि फ्यूचर में जियोयान की हेल्प भी कर सकता था। इसलिए जियोयान ने तो उसे पहले ही माफ़ कर दिया था, लेकिन वो युआन किंग की बातों को सुनकर रॉक भी ज़्यादा चौंक गया था। जियोयान ने उस डू मेथड को अपने साथ ही रख लिया था। युआन किंग को याद था कि उससे इस कोई मेथड को लेने के लिए काफ़ी सारे लोगों ने ट्राई किया था, लेकिन वो हमेशा खाली हाथ ही लौटे थे और कुछ को तो युआन किंग ने मार भी डाला था। इस क्वी मेथड के लिए उस पर कई बार घात लगाकर हमला भी किए गए थे, लेकिन फिर भी वो उसे कभी भी छीन नहीं पाए थे। हालांकि इस बार युआन किंग ने अपने दिल में काफ़ी ज़्यादा अनिच्छा से जियोयान को ये डू स्किल दे दी थी।
क्योंकि उसे पता था कि फ्यूचर में जियोयान के साथ उसके अच्छे रिलेशनशिप के लिए और एक पावरफुल ह्यूमन के सपोर्ट के लिए ये कोई बड़ी कीमत नहीं है। हालांकि जियोयान ने उस डू स्किल को लेकर जैसे रिएक्ट किया था, ये देखकर युआन किंग थोड़ा सा सैड था, क्योंकि उसे अपनी इस डू स्किल पे काफी ज्यादा प्राउड था, जबकि जियोयान ने इसे काफी ज्यादा नॉर्मल तरीके से ही रखा था। युआन किंग यहाँ पे बस यही सोच रहा था कि बड़े क्लेन के लोग काफी ज्यादा अलग होते हैं। ये वो चीज थी जिसने उसे काफी ज्यादा पॉपुलर किया था, लेकिन जुआन ने इसे काफी ज्यादा नॉर्मली ही ले लिया था। इसीलिए युआन किंग इसके बारे में जितना ज्यादा सोच रहा था, वो उतना ही ज्यादा परेशान होता जा रहा था। तभी जुआन भी युआन किंग की तरफ देखता है और उसके इस तरीके के फेस इंप्रेशन को देखकर उसे लगता है कि ये जो उसकी एल्यूजनरी बॉडी के कारण होना चाहिए। युआन किंग को एक दो बार देखने के बाद जुआन काफी ज्यादा सीरियस होकर उससे पूछता है कि ओल्ड ब्रदर, क्या मैं जान सकता हूँ कि तुम्हारे साथ क्या हो रहा है? तुम्हारी ये सोल लगातार ब्रेक क्यों होती जा रही है? जियोयान की बात को सुनकर युआन किंग अचानक से अपनी नींद से जागता है, मतलब कि अपने थॉट से बाहर निकल कर आ जाता है, और इसके बाद वो अगले ही पल उस जेड की बोतल को देखकर उसके अंदर चला जाता है और तेजी से गायब हो जाता है। साथ ही साथ पीछे बस एक वॉइस आती है कि जियोयान, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, लेकिन मैं आपसे यहाँ पे बात नहीं कर सकता क्योंकि आसपास डीएसएंस काफी ज्यादा है, जिसके कारण मैं खुद को बाहर नहीं निकाल सकता। प्लीज मेरी इस तरीके के हरकतों का बुरा मत मानिएगा। एक बार जब मैं अपनी फिजिकल बॉडी को फिर से पालूंगा तो मैं आपको जरूर कुछ ना कुछ बेहतरीन दूंगा। हालांकि अभी मैं सिर्फ आपसे माफी ही मांग सकता हूँ। जियोयान ने जैसे उसकी बात को सुनी तो जियोयान के तो होश ही उड़ गए थे कि आखिरकार इसकी सोल के ब्रेक होने का कारण डीएसएंस कैसे हो सकता है। तभी ऐसा लगा कि जैसे युआन किंग ने जियोयान के मन की बात को समझ लिया हो, और वो धीरे से कहता है, मुझे लगता है कि फ्रेंड जियोयान ने पास्ट में सिर्फ अपनी ताकत को बढ़ाने पे ही कॉन्सेंट्रेट किया है। शायद ही कभी आपने कॉन्टिनेंट के बारे में कोई बुक या स्क्रोल पढ़े होंगे, इसीलिए मुझे आपको गाइड करने के लिए मदद करने दें। इसके बाद वो सिर उठाकर जियोयान की तरफ देखते हुए कहता है कि चाहे चीज़ें कैसी भी हों, अंत में सभी अचीवमेंट का जो फाउंडेशन होता है वो सिर्फ पावर ही होती है। अगर मैं पावरफुल होता तो 9 बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन मंत्रा को अपने पीक लेवल तक नहीं पहुंचा पाता क्या? अगर मैं पावरफुल होता तो मैं इस तरीके से सोल की तरह नहीं भागता। हर एक चीज का फाउंडेशन सिर्फ पावर ही होती है। और ऐसा कहते हुए वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है और कहता है, मुझे काफी ज्यादा बुरा लग रहा है फ्रेंड जियोयान, लेकिन मेरी सोल एसेंस का टुकड़े में बिखरना मेरी पावर से ही संबंधित है। इस कॉन्टिनेंट में फ्रेंड जियोयान, अगर कोई भी अब तक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज तक नहीं पहुंच पाया है तो उनके मरने के बाद उनकी स्पिरिट को एक नए शरीर में खोज कर उसमें छोड़ देना चाहिए। हालांकि जब भी कोई बॉडी को उसकी स्पिरिट छोड़ देती है तो वो वहाँ पे दी एसेंस के साथ मिक्स हो जाती है, और यही इस दुनिया का रूल भी है, और कोई भी इस रूल को ब्रेक नहीं कर सकता। इस कॉन्टिनेंट का रूल है, ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से नीचे हर एक इंसान चींटी के बराबर है। जो भी इस स्टेज के नीचे है उन्हें अपनी बॉडी को अभी भी यूनिवर्स ओरिजिन क्वी के साथ फ्यूज करना था। सोल और ओरिजिन दोनों इस बॉडी के पार्ट हैं। एक बार जब स्पिरिट क्वी ओरिजिन क्वी के संपर्क में आती है तो ये ओरिजिन क्वी के साथ ही जुड़ जाती है। हालांकि एक बार फ्यूज होने के बाद इन्हें एक दूसरे से अगर दूर ले जाया जाता है तो ये एक दूसरे से बिखरने लगती हैं और फिर से इकट्ठा होने में कैपेबल नहीं होती हैं। हालांकि कोई सोल ओरिजिन को संरक्षित करके रखना चाहता है तो इसका भी सिर्फ एक ही तरीका है, और वो है महाद्वीप में मिलने वाला एक प्रकार का पत्थर जिसे इंजेक्शन स्टोन के नाम से जाना जाता है। ये स्टोन ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज के नीचे हर किसी के लिए काफी ज्यादा यूजफुल होता है। वो जियोयान को बताता है कि स्पिरिट इंजेक्शन स्टोन, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है कि इसमें दुनिया की पूरी नेचुरल एनर्जी होती है। साथ ही साथ ये यूनिवर्स कोई और काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके कल्टीवेटर को काफ़ी ज़्यादा अच्छी कैपेबिलिटी प्रोवाइड कर देती है। यहाँ मैं आप लोगों को थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, ओरिजिन कोई, स्पिरिट कोई और यूनिवर्स कोई, ये तीनों ही अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये तीनों ही एनर्जी हैं। जैसा कि फर्स्ट नोवेल में हम लोग को पता चला था कि ओरिजिन कोई बॉडी लेवल पर ब्रेक थ्रू के लिए होता है, इसी के बाद ये बाकी चीज़ें भी अलग अलग लेवल पर ब्रेक थ्रू के लिए होती हैं। और इसमें हमें एक ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज भी बताया गया है, शायद ये नेक्स्ट लेवल होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज और है कि स्पिरिट क्वी में सिर्फ स्पिरिट एनर्जी ही आ सकती है, यूनिवर्स क्वी में यूनिवर्स की एनर्जी आ सकती है। अगर कोई स्पिरिट इंजेक्शन स्टोन का यूज करके उसे यूनिवर्स क्वी के साथ मर्ज करने की कोशिश करता है तो ये टूट जाता है, जिसके बाद सिर्फ ये पत्थर की तरह हो जाता है।
युआन किंग जियोयान को बताता है स्पिरिट इंजेक्शन स्टोन के नष्ट होने से पहले अगर इसका ठीक से यूज किया गया तो इसे फिर से प्राप्त किया जा सकता है। वो जियोयान से कहता है कि स्पिरिट इंजेक्शन स्टोन बाजार में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर होते हैं। आखिरकार ये कॉन्टिनेंट एक ऐसी दुनिया है जहाँ पे सिर्फ पावरफुल लोगों की ही रिस्पेक्ट होती है। वो जियोयान को ये भी बताता है ओरिजिन ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज से नीचे बहुत कम ही लोग होते हैं। कौन जानता है कि कब किसकी सोल ओरिजिन को खतरे का सामना करना पड़े, इसीलिए कोई भी स्पिरिट इंजेक्शन स्टोन को नॉर्मली नहीं लेता और ये काफ़ी सारे एल्डर्स के पास होता है। वो जियोयान को बताता है कि स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन ज़्यादा रेयर नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लोग इन्हें पहले से ही खरीद लेते हैं, जिसके कारण मार्केट में ये काफ़ी कम ही दिखाई देते हैं और इसीलिए ये जब भी कभी दिखाए जाते हैं तो इन्हें काफ़ी लॉन्ग टाइम पे ऑप्शन हाउस में नीलाम किया जाता है। युआन किंग की जो सोल है वो इतने लॉन्ग टाइम तक अभी सही सलामत है। इसका सिर्फ एक ही तरीका था कि वो अपनी पावर पे भरोसा कर रहा था। हालांकि ये ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बरकरार नहीं रहेगी। हालांकि उसकी सोल काफ़ी ज़्यादा सेफ थी क्योंकि वो जिस जेट की बोतल में थी वो स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन से बनाई गई थी। कुल मिला के मुझे जो यहाँ पे समझ में आया है उसमें यह था कि यहाँ पे अगर आपकी सोल आपकी बॉडी से निकल जाती है तो वो यहाँ के डी एसेंस के साथ मिक्स हो जाती है और डिस्ट्रॉय हो जाती है। अगर आपके पास यहाँ पे स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन नहीं है, स्पिरिट इन्फ्यूजन स्टोन में आप अपनी सोल को सेफ रख सकते हैं। और वही वे जियोयान को समझा रहा था। तभी जियोयान कहता है कि मैं देख रहा हूँ, कोई आश्चर्य नहीं कि आप इतनी जल्दी इस जेट की बोतल में एंटर हुए थे, लेकिन आप अपनी बॉडी को रिफाइन क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि अब तक जियोयान को भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में आ चुकी थी क्योंकि यह वर्ल्ड जियोयान के लिए पूरी तरीके से नया था और ऑब्वियसली हम लोग के लिए भी ये पूरी तरीके से नया है। जियोयान ने युआन किंग से जैसे ही ये पूछा तो उसकी तो पूरी शरीर अकड़ गई थी। युआन किंग तुरंत ही जियोयान से पूछता है कि जैसा कि आपने कहा तो इसका क्या मतलब है कि आपको बॉडी रिफाइन करना आता है? उसकी बात को सुनकर जियोयान काफ़ी ज़्यादा शौक होते हुए युआन किंग की तरफ ही देख रहा था और कहता है, भाई युआन किंग, मुझे ये मत कहना कि तुम्हारे पास इतना लो लेवल मेथड भी नहीं है। जियोयान काफ़ी ज़्यादा चौंका हुआ था और उसका लहजा भी काफ़ी ज़्यादा शौक था। जियोयान की बात को सुनकर युआन किंग भी काफ़ी ज़्यादा शौक होता है। वो यही सोच रहा था कि क्या जियोयान सच में एक्सपीरियंस को यहाँ हासिल करने के लिए बाहर आया है। और इसके बाद काफ़ी ज़्यादा उदास होते हुए जियोयान से कहता है, बॉडी रिफाइन करना पहले ही जीवन और मृत्यु का मामला है और जिसे भी बॉडी रिफाइन करना आता है उसे पहले ही बड़े बड़े क्लेन अपने पास रख लेते हैं और उन्हें काफ़ी हाई रैंक पे रखा जाता है। और कुछ एल्डर्स को छोड़ दिया जाए तो बहुत कम ही लोग हैं जिन्हें बॉडी रिफाइन करना आता है और इसके अलावा हर किसी के पास बॉडी को रिफाइन करने के मेथड भी नहीं है और ये जिनके पास हैं वो काफ़ी ज़्यादा एशियंट और पावरफुल सेक्ट हैं। युआन किंग को काफ़ी ज़्यादा जेलसी हो रही थी और अब तक तो वो मान चुका था कि जियोयान किसी पावरफुल क्लेन से बिलोंग करता है। जियोयान यहाँ पे बस यही सोच रहा था कि बॉडी को रिफाइन करना तो काफ़ी लो लेवल की टेक्निक होती है जिसे डुइकी कॉन्टिनेंट में कोई भी थोड़ी सी भी पावर वाला इंसान कर सकता है, लेकिन यहाँ पे तो एक भी ऐसा इंसान नहीं है। जियोयान यहाँ पे ये सब सोच ही रहा था कि तभी युआन किंग बोलता है, ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि बॉडी को रिफाइन करने का मेथड काफ़ी ज़्यादा रेयर है, बल्कि इसलिए है कि क्योंकि हम काफ़ी ज़्यादा वीक हैं और हमारी पावर को देखते हुए हमें अभी भी काफ़ी ज़्यादा नीचे रखा जाता है। जियोयान उसकी बात को सुनकर काफ़ी ज़्यादा चौंक जाता है कि उनके जैसे लोग यहाँ पे चींटियों के बराबर हैं। जियोयान सोच रहा था कि डूडी लेवल की इतनी ज़्यादा पावर के बाद भी अगर उन्हें यहाँ पे सबसे नीचे रखा जाता है तो इस कॉन्टिनेंट का टॉप लेवल कितना ज़्यादा बीस्ट लेवल का होगा। ये सोचकर जियोयान काफ़ी ज़्यादा एम्बेरस फील करने लगता है। अब तक जियोयान को ये तो समझ में आ गया था कि वो जिस वर्ल्ड में भी इंटर हुआ है ये सच में काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। इसके बाद जियोयान को अचानक वो शब्द याद आते हैं जो कि ओल्ड फ्लेम डेमन घोस्ट ने जियोयान से कहे थे कि वो 10 साल से उसका इंतजार यहाँ कर रहा था, लेकिन फिर भी ये फर्स्ट टाइम था जब जियोयान इस जगह पर आया था। वो यहाँ किसी को कैसे जान सकता था और साथ ही साथ हुनत्यानडी वो तो पहले ही मर चुका था, फिर उन लोगों ने उसे कैसे ढूंढ लिया। अब तक जियोयान समझ गया था कि उसे अपनी पुरानी जर्नी को एक बार फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा और कल्टीवेशन को फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। जियोयान ने इस टाइम के अंदर युआन किंग के लिए एक बॉडी रिफाइन करने के लिए काफ़ी सारे इंग्रेडिएंट्स का यूज़ किया था। युआन किंग जानता था कि जियोयान को कुछ टाइम तक अकेला रहने देना चाहिए, इसीलिए वो अपने इस नई फिजिकल बॉडी के साथ फैमिलियर होने के लिए बाहर चला गया था और जियोयान को शेष समय अकेला छोड़ दिया था। युआन किंग के जाने के बाद जियोयान वहाँ पे अकेला बैठा हुआ था और इसके बाद वो टूटे हुए पहाड़ की तरफ देखता है
जोयान को अभी भी काफ़ी सारी चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी और इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी था। लेकिन जब जियान ने देखा कि आसपास कोई नहीं है तो वो उस पहाड़ की दरार की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जियान जैसे ही उसमें एंटर होता है तो वो देखता है एक का बहुत बड़ी गुफा थी जहाँ पे दर्जनों लोग लाइन लगाकर खड़े हुए थे। जियान जैसे ही वहाँ पे एंटर हुआ, जियोयान के वहाँ पे एंटर होते ही काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की फ्लेम जिसका टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा था जियोयान की तरफ बढ़ती है। तभी जियोयान की बॉडी में पूरी फ्लेम्स आकर उसे कवर कर लेती हैं और एक बैरियर क्रिएट कर देती है। वो हीट वेव जियोयान की फ्लेम लाइट बैरियर से टकराती है। हालांकि इससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ता और थोड़ी देर बाद वो अचानक ही अपने आप गायब हो जाती है। जियोयान ने ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं की थी कि हीट वेव अपने आप ही उस पर अटैक कर सकती है। सौभाग्य से ये हीट वेव इतनी ज़्यादा पावरफुल नहीं थी कि जियोयान के फ्लेम लाइट बैरियर को तोड़ सके और इसीलिए जियान उस गुफा के अंदर जाने लगता है। जियान जितना अंदर जाता जा रहा था वो पाता था कि उतनी ही ज़्यादा हीट बढ़ती जा रही है, जिसके कारण जियान का जो लाइट बैरियर था वो भी धीरे धीरे कांपने लगा था। हालांकि जियान ने अब तक इन सभी चीज़ों को इग्नोर कर दिया था और वो कंटिन्यू आगे बढ़ता ही जा रहा था। हालांकि जियान के फेस इंप्रेशन से कोई भी देख सकता था कि जियोयान का दिल उतना शांत नहीं है जितना जियोयान अपने आप को शो कर रहा था। ये लाइट जो कि जियोयान के फ्लेम लाइट बैरियर से टकरा रही थी, देखकर जियोयान अचानक से शॉक होता है और उसे समझ में आ जाता है कि ये हेवनली फ्लेम के क्लस्टर हैं। जियोयान जानता था कि वो काफ़ी ज़्यादा लकी है, इसलिए उसने इसे अस्वीकार नहीं किया और अपनी हेवनली फ्लेम के साथ इसे मर्ज करता जा रहा था। हालांकि इसे छोटा सा हिस्सा जियोयान ने जैसे ही इकट्ठा किया तो वो ये जानकर हैरान रह गया कि इस हेवनली फ्लेम का ओरिजिन कुछ ऐसा नहीं था जिसे जियोयान ने संयोग से प्राप्त किया था, बल्कि हेवनली फ्लेम की सोल ने जियोयान को ये खुद दिया था जियोयान के अंदर की हेवनली फ्लेम्स को पकड़ने के लिए। कुल मिला के ये जियोयान की हेवनली फ्लेम को कंट्रोल करना चाहती थी। जैसे ही जियोयान को ये समझ में आता है तो वो तुरंत ही हेवनली फ्लेम को अपने से अलग करना चाहता था, लेकिन ये जानकर वो और ज़्यादा हैरान रह जाता है कि वो अपने अंदर से इस फ्लेम को अलग कर ही नहीं पा रहा है। तभी जियोयान को अचानक से फील होता है कि उसकी बोन चिलिंग फ्लेम को कोई फ्लेम स्वैलो कर रही है। जियोयान को पता था कि अब यहाँ से वापस लौटना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉसिबल है, क्योंकि पीछे गुफा के गेट में काफ़ी ज़्यादा फ्लेम्स की लपटें भर गई थीं और अगर जियोयान अब यहाँ से वापस जाना चाहता था तो उसे इस फ्लेम के समुद्र को तोड़कर या पार करके इसके बाहर जाना पड़ता है। अब तक जियोयान को समझ में आ गया था कि वो अब पीछे तो नहीं हट सकता, इसलिए जियोयान आगे बढ़ने लगता है। साथ ही साथ जियोयान काफ़ी ज़्यादा सीरियस भी हो गया था। जियोयान अब तक काफ़ी ज़्यादा सीरियस था और वो कंटिन्यू आगे बढ़ता ही जा रहा था और अब तक जियोयान फ्लेम हीट वेव के लास्ट तक पहुंच चुका था, लेकिन वहां पे भी उसे कोई जानकारी नहीं मिलती। यहाँ पे ना तो कोई हेवनली फ्लेम थी और ना ही कोई हेवनली फ्लेम सोल। जियोयान उस सुरंग के लास्ट में खड़ा हुआ था जहाँ के बाद सिर्फ काफ़ी बड़ी खाई थी। जियोयान ने जैसे ही उस खाई को देखा तो वो अचानक काफ़ी ज़्यादा डर गया था। यह कुछ नो फ्लाई जोन की तरह ही था जहाँ पे जियोयान हवा में 1 मिनट भी खड़ा नहीं रह सकता था। वहाँ पे जियोयान को एक स्टोन का मंच दिखाई दे रहा था जो कि हवा में लटका हुआ था। जियोयान को उस स्टेज को देखकर थोड़ी सी उम्मीद जाग रही थी। तभी जियोयान उस स्टेज के ऊपर एक चबूतरे में देखता है कि वहाँ पे एक हल्की सी फ्लेम जल रही थी। हालांकि ये फ्लेम काफ़ी ज़्यादा धीमी दिखाई दे रही थी, लेकिन इसने पूरी केव को काफ़ी ज़्यादा हीटअप करके रखा हुआ था। साथ ही साथ उस चबूतरे के चारों ओर 6 बर्फ के टुकड़े भी थे जिनसे फ्लेम निकल रही थी। उन 6 बर्फ के टुकड़ों से 6 ऑब्जेक्ट भी जुड़े हुए थे। हालांकि फ्लेम निकलने के कारण जियोयान उन 6 ऑब्जेक्ट को देख नहीं पा रहा था कि आखिरकार वो क्या हैं। हालांकि उसे ये पता था कि वो 6 ऑब्जेक्ट कोई नॉर्मल ऑब्जेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होंगे। जियोयान अब तक उस फ्लेम को ही देख रहा था, जिसके कारण उसका दिमाग भी बिल्कुल शून्य हो गया था। हालांकि जियोयान जैसे ही वहां से नज़र हटाकर दूसरी तरफ देखता है तो वहां पे उसे एक पत्थर का स्टैचू दिखाई देता है। वो पत्थर का स्टैचू व्हाइट रंग का था जिससे काफ़ी ज़्यादा शाइनिंग्स निकल रही थी। वो स्टैचू एक ओल्ड मैन का था जो कि दिख तो नॉर्मल रहा था, लेकिन उसके स्टैचू को देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो काफ़ी ज़्यादा प्राउड तरीके से खड़ा हो। जियोयान को वो स्टैचू काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लग रहा था। साथ ही साथ जियोयान उसके हाथों को भी देख सकता था जो कि एक अजीब सी फॉर्मेशन में थे। वो स्टैचू का आधा हिस्सा ही रंगा गया था जबकि आधा हिस्सा उसी तरह व्हाइट था। जियोयान उस ओल्ड मैन को काफ़ी ज़्यादा अविश्वास से देख रहा था और इसके बाद जियोयान धीरे से कहता है, ताउसी एशियन टेम्परर, शायद एक तूसी प्राचीन गॉड के बारे में कह रहा है। और जियोयान के इतना कहने के बाद ही अचानक वो स्टैचू अपनी आंखें खोल देता है जो कि काफ़ी देर से कसकर बंद थी। जब तक उसकी आंखें बंद थी जियोयान को वो एक पत्थर का स्टैचू ही लग रहा था। वो ओल्ड मैन तुरंत ही अपनी आंखें उस जगह पे मोड़ देता है जहाँ पर जियोयान खड़ा हुआ था।
उस ओल्ड मैन की आंखों में खुशी भी थी लेकिन काफ़ी अनिच्छा भी थी। वो ओल्ड मैन स्माइल करते हुए थोड़ा सा ऊपर उठता है और ऐसे जियान को देख रहा होता है कि जैसे उसके ऊपर से काफ़ी बड़ा बोझ उतर गया हो। इसके बाद अचानक से ताउसी एशियन टेम्परर की आवाज़ पूरे हॉल में गूंज जाती है। हाँ हाँ, 10 साल से अधिक का टाइम हो गया, आखिरकार आप यहाँ आ ही गए। पुराने साथियों, देखते हैं इस बार आप में से किसकी तुलना ओल्ड मैन से की जा सकती है। और इतना कहने के बाद वो ओल्ड मैन जियोयान की तरफ देखता है और फिर से अपने रिट्रीट में चला जाता है। जियोयान काफ़ी ज़्यादा हैरानी के साथ अभी भी उन्हें ही देख रहा था। जियोयान को ये उम्मीद बिल्कुल भी नहीं थी कि तूसी प्राचीन गॉड सबसे पहले यहाँ आया था। शायद ये उनका इनहेरिटेंस होना चाहिए जिसे उन्होंने पीछे छोड़ दिया था। जियोयान बस यहीं पे ये सोच रहा था कि वो भी तूसी प्राचीन एम्परर का आधा शिष्य तो माना ही जा सकता है, और यही सोचकर जियोयान ये सोच रहा था कि इस विरासत में अब उसका ही हक होना चाहिए। हालांकि जियोयान इसे लेने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड था, लेकिन उसे पता था कि ये तूसी एशियन टेम्परर की विरासत है तो इसमें कुछ ना कुछ तो अब नॉर्मल होना ही चाहिए। और शायद यही था कि जियोयान ने इतनी खतरनाक हेवनली फ्लेम को फील किया था, जिसके कारण अब तक जियोयान को समझ में आ गया था कि अंदर का इनहेरिटेंस प्राप्त करना उसके लिए इतना ज़्यादा ईजी नहीं होने वाला है। इसके बाद जियोयान उस खाई को देखता है और सामने कुछ पत्थर के प्लेटफॉर्म को देखता है जो कि हवा में तैर रहे थे। ये देखकर जियोयान एक पल के लिए झिझकते हुए पहले चबूतरे में जाकर चढ़ जाता है। जियोयान देख सकता था कि यहाँ पे हर स्टोन मंच के चारों ओर ब्लैक कलर की एक चेन लगी हुई है जो कि लास्ट में सबसे ऊंचे प्लेटफॉर्म से जाकर जुड़ी हुई है, जो कि सबसे तेज रोशनी को उत्सर्जित कर रहा था। उन चेन से काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस लाइट भी निकल रही थी जो कि काफ़ी ज़्यादा आइकॉनिक लग रहा था। यहाँ पे जियोयान अब तक काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था और खुद से ही कहता है, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वास्तव में इतना बड़ा फॉर्मेशन होगा। ऐसा लगता है कि इससे निकलना काफ़ी ज़्यादा कठिन होने वाला है। जियोयान कहता है कि फर्स्ट स्टेप ही काफ़ी ज़्यादा कठिन है, मुझे नहीं पता कि आने वाले स्टेज और कितने ज़्यादा कठिन होंगे। और इसके बाद कहता है, तूसी प्राचीन एम्परर, आप दूसरों के लिए इतनी चीज़ें कठिन क्यों बनाते हैं। और इसके बाद जियोयान काफ़ी ज़्यादा उदास होते हुए आह भरता है। जियोयान फर्स्ट स्टेज के सामने ही खड़ा हुआ था और उसे देख रहा था। जियोयान उस पत्थर के मंच की तरफ छलांग लगा देता है। हालांकि वो थोड़ा सा गलत हो गया था जिसके कारण वो नीचे गिरने लगता है कि तभी अचानक से एक ब्लैक कलर की चैन आ जाती है, जिसके झटके से जियोयान तुरंत ही उस स्टेज के पास पहुंच जाता है। इसके बाद जियोयान पीछे मुड़कर देखता है तो उन चेन से अलग ही लाइट निकल रही थी जो कि धीरे धीरे पूरी ही चेनें एक साथ ग्लो करने लगती हैं। ये देखकर जियोयान और भी ज़्यादा सीरियस हो जाता है। जियोयान ने जैसे ही देखा कि ये चेन एक साथ ही लाइट अप हो गई हैं तो जियोयान समझ गया था कि ये मिस्टीरियस फॉर्मेशन अब एक्टिवेट हो गई है और अब इससे निकलना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होने वाला था। जियोयान तुरंत ही खुद को कंट्रोल करके सामने देखता है और वो खड़ा होने ही वाला था कि अचानक ही उसके हाव भाव थोड़ी से चेंज हो जाते हैं और इसके बाद उसके चेहरे पे अचानक ही स्माइल आ जाती है। जियोयान खड़े होते ही अपने शरीर में अचानक से कंपन को फील कर सकता था, साथ ही साथ वो अपने पैर में काफ़ी ज़्यादा तेज मैग्नेटिक फोर्स को भी फील कर रहा था। उसकी पूरी बॉडी में काफ़ी बड़ा प्रेशर आ रहा था, लेकिन जियोयान ने इन सभी को पूरी तरीके से इग्नोर कर दिया था और सीधा ही सामने वाले मंच की तरफ आगे बढ़ने लगता है। जियोयान ने ये सब ऐसे इग्नोर किया था कि जैसे ये मंच बिना ही किसी प्रेशर के हो। हालांकि हम सभी को ये पता होना चाहिए कि जियोयान काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। उसकी डुईकुई और उसकी फिजिकल बॉडी दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छी तरीके से ट्रेन थी। भला इतना छोटा सा प्रेशर उसके शरीर को कैसे दबा सकता था। इसीलिए जियोयान इस प्रेशर को झेलते हुए धीरे धीरे इसके साथ फैमिलियर हो गया था। लेकिन जैसे जियोयान एक एक स्टेप आगे बढ़ रहा था, प्रेशर भी उसी के साथ साथ बढ़ता जा रहा था। लेकिन अभी भी जियोयान के लिए ये मुश्किल पैदा नहीं कर पा रहा था। लेकिन जियोयान ने इस बीच एक चीज़ को नोटिस किया था कि वो जैसे ही अपने स्टेप को आगे रखता है तो उस जगह की मेटल की चेन ग्लो हो जाती है और इसके बाद पूरी फॉर्मेशन को ग्लो करती है, जो देखकर जियोयान थोड़ा सा बेचैन हो रहा था। जियोयान बार बार छलांग लगाते हुए आखिरकार लास्ट पत्थर के मंच तक पहुंच गया था और उससे बस एक ही कदम दूर था। ये देखकर जियोयान के चेहरे पर स्माइल आ जाती है और वो पूरी तरीके से पसीने से लथपथ होता है। हालांकि जियोयान ने जैसे ही आसपास की मेटल की चेनों को देखा जो कि पूरी तरीके से ब्लैक कलर की हो गई थी, तो ये देखकर जियोयान के फेस इंप्रेशन काफी ज्यादा चेंज हो जाते हैं। इसलिए जियोयान जल्दी से उस कदम को आगे बढ़ाकर आगे वाले मंच की तरफ बढ़ता है। जियोयान जैसे ही कूदने के लिए होता है कि तभी अचानक वो फील कर सकता है कि उसके अंदर उतनी पावर नहीं थी जितना उसे चाहिए था और उसके शरीर से पसीना काफी ज्यादा तेजी से टपकने लगता है।
ये देखकर जियान काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था और सामने के मंच को देखता है जो कि उससे 90 फीट दूरी पर था। जियान ने अपने दांतों को इतनी तेजी से पीसा था कि वो बाहर की तरफ खींचने लगे थे। जियान उस स्टेज को देखता है जो कि उसके सामने था और इसके बाद इस फॉर्मेशन को देखता है जो कि बस बनने ही वाली थी। ये देखकर जियान अपने हृदय को या दिल को थोड़ा सा शांत करता है और अचानक अपनी जमीन पर घुटना टेक देता है। थोड़ी देर बाद जियान जबरदस्ती खड़ा होता है और इस बार उसकी नजरों में कमिटमेंट दिखाई दे रही थी, क्योंकि ऊपर का प्लेटफॉर्म काफी ज्यादा ऊंचा था, इसीलिए जियान को नहीं पता था कि वहां पर क्या है। लेकिन जियान जानता था कि जैसे ही वो उस स्टेज पर पहुंच जाएगा तो वो हेवनली फ्लेम जियान से ज्यादा दूर नहीं होगी। ये सोचकर जियान की कमिटमेंट और भी ज्यादा पक्की हो जाती है। वो काफी ज्यादा उम्मीद के साथ सामने वाले स्टेज को देख रहा था, इसीलिए जियान काफी ज्यादा स्पीड के साथ आगे की तरफ दौड़ता है। साथ ही जियान ने देख लिया था कि ये चेन उन 6 आइकन से भी जुड़ी हुई है। जैसे जियान कदम आगे बढ़ा रहा है, इस चेन के साथ वो 6 ऑब्जेक्ट भी साइन करते जा रहे हैं। ये देखकर जियान के कदम और भी तेज हो जाते हैं और वो तुरंत ही ऊंचे मंच की तरफ झुककर छलांग लगा देता है। जियान बस यही कह रहा था, थोड़ा और, लगभग मैं पहुंच ही गया, थोड़ा और इसी के बाद जियान आखिरी स्टेज पर भी पहुंच ही जाता है। जियान के उस स्टेज पे कदम रखते ही लाइट और आइकन अचानक से ग्लो होने लगते हैं और इसके बाद वो लाइट स्टेज के बीच से निकलती है। ये देखकर जियान काफी ज्यादा शॉक होता है कि उस स्टेज के सेंटर में वो हेवनली फ्लेम नहीं थी जो कि वहाँ पे होनी चाहिए थी, बल्कि वहाँ पे एक होल था जो कि नीचे की तरफ जा रहा था और वो होल पूरी तरीके से बर्फीले नीले रंग का दिखाई दे रहा था, जिससे थोड़ी थोड़ी लाइट भी निकल रही थी और उसी के कारण ये पूरा ग्लो अप भी हो रहा था। जियान काफी ज्यादा तेज स्पीड के साथ सीधा उसी जगह पर दौड़ पड़ता है और उस होल की तरफ जाते हुए जियान सीधा अपनी हथेली उस पर मारता है। जैसे ही जियान की हथेली वहां पे टकराती है तो अचानक से जमीन के क्रैक होने की आवाज निकलती है, जिसके बाद एक रिबाउंड फोर्स जियान की बॉडी से अटैच होता है, जिसके बाद जियान के शरीर का पूरा ब्लड अचानक से घूमने लगता है और जियान वापस से उसी स्टेज की तरफ चला जाता है जिससे वो उस सेंटर की तरफ शूट हुआ था। जियान अब तक समझ गया था कि उसके साथ क्या हुआ, इसीलिए वो उस लाइट बैरियर के होल को देखने लगता है और अब तक उसके शरीर में उसकी डुईकुई भी पूरी तरीके से फैल गई थी। थोड़ी देर देखने के बाद अचानक से वो लाइट गायब हो जाती हैं, जिसके बाद पता चलता है कि उन लाइट्स के अंदर आखिरकार था क्या। उस लाइट के अंदर 6 ड्रैगन थे जो कि आइस के बने हुए थे। जियान देख सकता था कि उन ड्रैगन से अचानक एक अलग सी लाइट निकल रही थी, जिनके कारण हवा में बर्फ के कुछ टुकड़े तैर रहे थे जो कि वहां की गर्मी के कारण तुरंत ही हवा में फैल जाते हैं और गायब हो जाते हैं। ये देखने के बाद जियान को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिरकार ये किस टाइप की हेवनली फ्लेम है जिसने खुद को ही सील कर लिया है और साथ ही साथ जियान की एम्परर फ्लेम को भी सप्रेस कर रही थी। इसलिए जियान काफी ज्यादा सीरियस तरीके से उस 6 बर्फ के ड्रैगन को देखने लगता है और सोचता है कि आखिरकार इस माउंटेन में किस टाइप की हेवनली फ्लेम है। हालांकि तभी जियान ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसे पता हो कि यहाँ पे किस टाइप की हेवनली फ्लेम है और इसी के बाद वो कहता है कि इस जगह की हेवनली फ्लेम स्पष्ट रूप से उन हेवनली फ्लेम में से एक है जिसके साथ मैंने लॉन्ग टाइम तक बात की है। और इसके बाद जियान कहता है बोन चिलिंग फ्लेम और कहता है कि मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस जगह पर जिस हेवनली फ्लेम को सील किया गया है वो बोन चिलिंग फ्लेम होगी। जियान कहता है कि अगर मुझे इस बोन चिलिंग फ्लेम को वापस पाना है तो मुझे पहले इस स्टेप को पूरा करना होगा। और इसके बाद जियान उन 6 ड्रैगन्स को देखने लगता है, जिसके बाद वो अपनी डुईकुई को एक्टिवेट करते हुए लड़ाई के लिए रेडी हो जाता है। तो इसी के साथ ये एपिसोड हम यहीं पे एंड करते हैं। नेक्स्ट एपिसोड पे हम देखेंगे कि क्या जियान उन ड्रैगन के साथ हेवनली फ्लेम को ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा और उन ड्रैगन्स को हरा पाएगा कि नहीं हरा पाएगा। और बोन चिलिंग फ्लेम अगर जियान ले रहा है तो मेरे हिसाब से फिर बाकी की हेवनली फ्लेम्स भी यहाँ पे होनी चाहिए। शायद जियान एक एक करके सारी हेवनली फ्लेम्स को फिर से इकट्ठा करे या फिर कुछ और करे, देखते हैं क्या होगा। मैंने ट्राई कर रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा चैप्टर्स को एक्सप्लेन कर सकूँ ताकि हम 25 to 30 चैप्टर्स को क्रॉस कर जाएं, जिसके बाद हमें ये नोवेल ठीक से समझ में आने लगे। अभी मैं भी इसके साथ इतना ज़्यादा फैमिलियर नहीं हूँ, लेकिन मुझे थोड़ी थोड़ी समझ में आने लगी है। तो आप लोग बताइएगा कि किसको किसको ये समझ में आने लगी है। अब मैं ट्राई किया करता हूँ कि आप सभी को अच्छे से समझा दूँ, बट 30 चैप्टर तक सब ऊपर से जाएगा, लेकिन बहुत कुछ समझ में आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड पे। बाय बाय।